दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह आप SWP को अपनी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि सबसे पहले आपको एक रिटायरमेंट फंड का आपस इकट्ठा करना होगा, उसके बाद आपको कहीं रेगुलर इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालना होगा और फिर उसको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ्स पे या फिर आप ईयरली बेसिस पे विड्रॉल कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसकी बैक टेस्टिंग करने वाले हैं कि क्या ये तरीका सही है। तो हम इसको देखेंगे मैथमेटिकल मॉडल पे उतार के। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ SWP कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ फंड एक्सपर्ट्स की तरफ से। ये थोड़ा सा बाकियों की तुलना में ज़्यादा क्लियरिटी देता है, काफ़ी अच्छा बनाया है इन लोगों ने, तो मैं इनके अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए। तो आज हम इसको देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि सपोज़ करो मैंने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है कि भाई मेरे को 40s में रिटायर होना है, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ लगभग चलो 60 साल के आसपास तो मैं जीऊँगा ही जीऊँगा। तो इतना मैं अज्यूम करके चलता हूँ। तो कुछ कंसिडरेशन आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक टोटल अमाउंट फंड्स मान लिया कि मेरे पास 50 लाख रुपए हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए। तो ये मेरा है रिटायरमेंट कार्पस की। हाँ, जब मैं अपने आप को रिटायर मानूंगा तो उस टाइम पे मेरे पास लगभग 50 लाख रुपए होने चाहिए, है ना। और मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि चलो 40 ये 50 लाख में 40 की एज तक कमा लूँगा। अब मैं मंथली एक्सपेंस के बारे में बात करता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरे आज मान लो मेरे जो एक्सपेंस हैं वो लगभग कितने हैं, मान के चलो कि मेरे 25,000 हैं, उस पर भी मैं डबल कर लेता हूँ कि चलो ये 50,000 रुपये हो जाते हैं। तो मैं 50,000 रुपये कर लेता हूँ मंथली एक्सपेंसेस पे। अब मैं अपना यहाँ पर एसेट एलोकेशन करता हूँ। तो चूँकि मेरी जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था ना कि ये जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाला जाता है वो डाला जाता है एज माइनस 100 माइनस एज। डेप्ट के अंदर जो भी आपकी एज है उसके वो डाला जाता है। तो सपोज़ करो कि मैं 40 पे मान रहा हूँ, तो 40 पे मैं सपोज़ करो कि 40 के एज पे मैं जो है इस पे कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा 40% डेप्ट में आएगा। उसके बाद मैं दोस्त यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पे 60 डालूंगा, ओके, इक्विटी में, क्योंकि 100 माइनस एज दैट इज इक्वल टू 60%। और मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 15% मेरे पास रहेगा। वहीं डेप्ट रिटर्न में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 8% डेप्ट निकाल पाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर जो ईयरली एक्सपेंस है, जो ईयरली एक्सपेंस इन्फ्लेशन एक्सपेंस है, मैं यहाँ पर उसको कर लेता हूँ 5%, लगभग 5%, क्योंकि वैसे 5% पहले कभी बहुत बड़ी बात होती थी पर आजकल ये नॉर्मल हो गया है 5%, क्योंकि इस साल भी मुझे लग रहा है 5% से ऊपर ही इन्फ्लेशन है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा ये मॉडल वर्क करेगा। तो लो जी, ये क्या है, लगभग अमाउंट आपका उतना ही रहेगा। अभी पूरा ग्राफ देख पा रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं इस पूरे ग्राफ को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो अगले 20 सालों तक अगर ये जाएगा ना तो आपका अमाउंट लगभग उतना ही रहेगा और आपके पास 50,000 रुपये आते रहेंगे, है ना। आपका अमाउंट 50,000 आता रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे केस में क्या है, थोड़ा सा रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है ना, मैं इसको जो है इक्विटी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, मुझे थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज भी है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि मैं डेप्ट में अपने जो रिसोर्स एलोकेशन है वो करूँगा मैं अपना 30%, और यहाँ पर मैं इक्विटी एलोकेशन करूँगा 70%, है ना। तो इससे मेरा क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास जो अब कैलकुलेटर देखो क्या ज़बरदस्त कंपाउंडिंग दिखाई दी है। मैं शुरू करूँगा 50 लाख से, 50,000 रुपये महीना भी मेरे पास आएगा। और फिर यहाँ पर देखो टाइम के साथ साथ वो मेरा 20 साल बाद जो है ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, 1 सवा करोड़ के बीच में कहीं लाई करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये लगभग 1 करोड़ 14,83,253 नियर अबाउट आएगा। और नीचे ये पूरी कैलकुलेशंस आ सकती हैं कि कितना आपकी डेप्ट और इक्विटी हर ईयर के बाद कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा। तो वो सारा चीज़ इधर है। लेकिन यहाँ पे जो कमाल की चीज़ है ना दोस्त, वो क्या है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग आपके फेवर में लॉन्ग रन में काम करेगी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कंपाउंडिंग को अगर आप अपने फेवर में करना नहीं जानते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल होंगी। तो ये था दोस्तों तरीका, ये कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपको ये टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। सपोज करो कि भाई मैं 60 से ज़्यादा किया तो भी आपका ये बढ़ेगा ही, है ना। एक चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होगी कि मान के चलो कि आप ये मान सकते हो कि जो ये 1 करोड़ रुपए हैं वो आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर नहीं होंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उस टाइम पे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। वो इन्फ्लेशन भी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है ईयरली। तो अभी इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ें मैं कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हो। कि मान के चलो जो आज तुम्हें 1 करोड़ रुपये दिखाई दे रहे हैं ना, वो 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं मान के चलूँ कि आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेड ना बढ़ जाए, है ना।
तो वो चीज़ें मान के चल रहा हूँ। तो जैसे सपोज़ करो कि मैं अपने मंथली एक्सपेंस मान के चलता हूँ कि अगर आज मैं रिटायरमेंट ले लूँ तो 25,000 रुपये मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा, और मैं मान के चलता हूँ कि 10% 5% इन्फ्लेशन रहेगा, प्लस यहाँ पर 10% जो है मतलब मान के चलो कि मेरे खर्चे हर साल बढ़ते रहेंगे। तो फिर मैं इससे भी कैलकुलेट अभी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से देखो, यहाँ पर देखो एक टाइम के बाद जो है यहाँ पर जो है ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक टाइम के बाद जो है ये कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगी, और आप यहाँ पे जाके आपकी जो वैल्यू है 20 साल बाद वो कम हो जाएगी। और सीधी सी बात, आप 20 साल से ऊपर जाके ज़्यादा जियोगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपके खर्चों को भी कंट्रोल, मतलब इंपॉर्टेंट है कि किस तरह कंट्रोल करना है, कितने रेट से बढ़ाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आप अपना एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हो उनको किस किस बेसिस पे कर रहे हो, है ना। जो एक्सपेंस है वो कितना बढ़ाना है आपको, कितना नहीं बढ़ाना है, ये कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो एसेट एलोकेशन है, ये बहुत ही एक मतलब वाइज पर्सन के साथ कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, है ना। या तो आपके पास इतनी फाइनेंशियल विजडम हो कि आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पाओ, है ना। और अगर इतनी नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप किसी बंदे से आपको ये सजेशंस लेने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे सपोज़ करो मैंने अभी आपको दिखाया, तो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि चलो मेरे को ज़रूरत है 50,000 पर मंथ की पड़ेंगी, है ना। और 50,000 के बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओके जो मैं रिटायरमेंट हूँगा आई विल कंसीडर माई कार्पस 1 करोड़ रुपीज़, ओके। एंड यहाँ पर जो है मेरे जो इन्फ्लेशन रेट है मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, चलो 7 हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये देखो ये क्या होगा, मेरी ना केवल मेरी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी होती रहेंगी बल्कि टाइम के साथ साथ मेरी कैपिटल भी बढ़ती हुई चली जाएगी, ओके। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क कम कर देता हूँ, डेप्ट एलोकेशन में कर देता हूँ, यहाँ पर डेप्ट एलोकेशन में कर देता हूँ, यहाँ पर 40% कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 60% कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो इस तरह ये आ जाएगा। तो देखो आप लोग भी अपना बना सकते हो पूरी तरह, क्योंकि ये कुछ इस तरह के कैलकुलेशन नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कोई यूनिवर्सल नहीं बना के दे सकता है। तो आपको इसके लिए ट्राई करना होगा। इन केस कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है तो आप बता सकते हैं। अब मैं तीसरी वीडियो में सीरीज़ के तीसरे पार्ट में, पहले में मैंने आपको SWP स्ट्रैटेजी बताई, दूसरे में मैंने आपको बताया किस तरह आप टेस्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, टूल यूज़ कर सकते हो, और तीसरे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप SWP लगा सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज को एनहांस कर रही होंगी, थोड़ा थोड़ा आपको पिक्चर क्लियरिटी आ रही होगी। बट ये दोस्तों मैंने बताया पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कितना करना है, कैसे करना है। हाँ, कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी, सोचने का तरीका आपको वही रखना होगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। बाय।